के हैं आपके चैप्टर्स वो हैं शीरा, धमनी और श्रोतशाली, ठीक है। तो चलिए एक-एक करके देख लेते हैं इनको। सबसे पहले वर्णन होगा आपका शीरा शरीर का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शीरा की व्याख्या देख लेते हैं। सरनाथ शीरा, ठीक है, क्या है? सरनाथ शीरा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अर्थात क्या है? द्रव्य वहन करने के कारण उसे शीरा कहते हैं, ठीक है। द्रव्य यानी लिक्विड द्रव्य या सब्सटेंस का जो वहन करने के कारण क्या कहते हैं उसको? शीरा कहते हैं, ठीक है। शरीर की वह सभी नलियाँ, ठीक है, या ट्यूब्स जो धातुओं का पोषण करके वहन करती हुई अपने केंद्र या स्थान या नाभि हृदय तक पहुंचती हैं, उसे शीरा कहते हैं, ठीक है। तो अर्थात क्या बताया गया? शरीर की वो सारी नलियाँ या ट्यूब्स, ठीक है, वो सारी ट्यूब्स जो धातु का पोषण करने के बाद, ठीक है, कर चुकी हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करती हैं? अपने पुनः जो अंग का केंद्र है, केंद्र स्थान है, या जिसको नाभि बोल सकते हैं, हृदय बोल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे पहुंचती हैं, उसको क्या कहते हैं? शीरा कहते हैं। जो शरीर के रक्त को हृदय की तरफ ले जाती है, उसे क्या कहते हैं? शीरा कहते हैं, ठीक है। इसका मॉडर्न में डेफिनेशन देख लेते हैं। वेन्स बोला जाता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स दैट कन्वेज ब्लड फ्रॉम टिश्यू बैक टू द हार्ट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? वेन्स कहेंगे, आयुर्वेद में शीरा कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में क्या है शीरा का स्वरूप। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जैसे जल हरिणियों द्वारा उपवन का और क्यारियों व छोटे जलमार्गों द्वारा क्षेत्र या खेत का संचित और पोषण होता है, उसी प्रकार शिराओं के आकुंचन या कंस्ट्रिक्शन और प्रसारण या डायलेशन द्वारा शरीर के का उपस्नयन और परिपालन होता है, ठीक है। वृक्षों के पत्तों की सिविनिया के समान शिराएं फैली हुई होती हैं, ठीक है। इन शिराओं का मूल स्थान नाभि है। नाभि से ये सभी शिराएं ऊपर तिरछे या आसपास और नीचे की ओर क्या है? फैलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? क्या बोला गया? नाभिर मूलम, ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने बोला है। अर्थात क्या है? शिराओं का मूल स्थान क्या है? नाभि है। प्राणियों के शरीर में जितनी शिराएं उत्पन्न होती हैं वे सभी क्या है? नाभियों से संबंध रखती हुई चारों ओर फैलती हैं, ठीक है। प्राणियों के प्राण नाभि में स्थित होते हैं और प्राणों पर नाभि आश्रित है। जैसे पहिए का मध्य भाग आरों से आवृत या घिरा रहता है, वैसे ही शिराओं से क्या है? नाभि घिरी हुई रहती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्या बताया गया? यहाँ पर प्राण शब्द का अर्थ है रक्त, ठीक है, क्योंकि नाभि के द्वारा ही रक्त का संवहन या अवस्था में हुआ करता है, ठीक है। इसी रक्त संवहन या फीटल सर्कुलेशन पर भ्रूण या एम्ब्रियो का शरीर निर्भर होता है। यदि रक्त संवहन रुक जाए तो भ्रूण भी नष्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं शिरा की संख्या क्या बताई गई है। सप्तशिरा सतनी, ठीक है, सतानी भवंती, सुश्रुत ने बताया, ठीक है। क्या बोला गया? शिराएं 700 होती हैं, ठीक है। क्या बताया गया? इनमें मूल शिराएं 40 होती हैं। तो शिरा कितनी होती है? 700 होती हैं, मगर मूल शिराएं कितनी होती हैं? इनकी 40 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया? प्रकार और भेद, ठीक है, शाखा प्रशाखाओं का वर्णन। सो चलिए देखते हैं। सबसे क्या है? शिराओं के 4 विभाग किए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से? वात व शिरा, पित्त व शिरा, कफ व शिरा और रक्त व शिरा, ठीक है। वात व शिरा पे 10 हो गए, पित्त व 10 हो गए, कफ व 10 हो गए और रक्त व 10 हो गए। तो कुल मूल शिराएं कितनी होगी? 40 हो गई, जो पूर्व आपको बताया गया था, ठीक है। पुनः क्या है? पुनः शाखाओं में विभक्त होते हैं, ठीक है। तो वात व कितने हो गए? 175, पित्त व कितने हो गए? 175, कफ व कितने हो गए? 175, रक्त व कितने हो गए? 175। सो कुल शिराएं कितनी हो गई आपकी? 700 हो गई, ठीक है। वहीं आगे देख लें तड़ंगों के अनुसार शिराओं के विभाजन, ठीक है, क्या बताया गया है? शाखाओं में कितने हो गए? 25 इंटू 4, ठीक है। एक शाखा में शाखा में कितने हो गए आपके? 25, ठीक है, इंटू 4 हो गए तो क्या हो गए? 100, ठीक है। तो 40 इंटू 4, ठीक है, क्योंकि 4 प्रकार के मूल शिराएं, ठीक है, तो क्या हो गए? 400 हो गए। वात हुआ, पित्त हुआ, कफ हुआ और रक्त हुआ। वही मध्य शरीर में देख ले तो क्या हो गए? 34 है, तो 34 इंटू 4 हो गए 136 वात पर 1, ठीक है, इस हिसाब से। नेक्स्ट क्या ऊर्ध्व जत्रु, तो क्या हो गया आपके? 41, तो 41 इंटू 4 करें तो 164, ठीक है। तो कुल शिराएं कितनी हो गई? 175, इसको इंटू करेंगे 4 से कितने हो गए आपके? 700, ठीक है। तो टोटल शिराएं क्या हो गई आपके? 700, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इसी में आपको बताया गया शिराओं का वर्ण, ठीक है, क्या बताया गया? वात हुआ क्या होता है? अरुण वर्ण की होती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वायु से भरी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पित्त हुआ क्या होता है? नील वर्ण की होती है, ये क्या होती है? उष्ण होती है, ठीक है, इसलिए होती है। नेक्स्ट क्या? कफ हुआ श्वेत वर्ण की होती है, क्यों? क्योंकि ये शीत होती है। रक्त हुआ रोहिणी या रक्त वर्ण की होती है, न अति उष्ण होती है, न अति शीत होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में क्या बताया गया आपका है? सातवां है शिराओं का सर्ववहत, ठीक है, क्या बोला गया? देखा जाए तो वातादि प्रधान स्थानों में वातादि दोष वाहक शिराओं को वातादि का पोषण होने से वात वाहिनी या पित्त वाहिनी या कफ वाहिनी या रक्त वाहिनी आदि नाम दिए गए, ठीक है। फिर भी प्रत्येक शिरा केवल वात पित्त कफ का ही वहन नहीं करती, किंतु शिराएं प्रत्येक दोष एवं रक्त के पोषक रस का वहन करती है, इसी कारण इन्हें सर्ववाहक कहा जाता है, ठीक है। सभी शिराएं अपने अपने स्थान में होती वही कार्य करती है, किंतु दोष सर्व शरीर में व्याप्त है। अतः जब किसी दोष का प्रकोप होता है तो वह दोष प्रत्येक शिरा द्वारा वहन कर स्थान विशेष में विकार उत्पन्न करता है, ठीक है। इसी कारण इनका क्या है? सर्वत्र सिद्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आइए देखते हैं शिराओं के कार्य, ठीक है, या कर्म। तो क्या 2 प्रकार के होते हैं? एक प्राकृतिक कर्म होता है, एक वैकृत कर्म होता है, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं। वात व शिराओं के प्राकृतिक कर्म क्या बताया गया? शुद्ध वायु अपनी शिराओं में अच्छी तरह से संचार करे तो समस्त क्रियाएं यथा योग्य होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसी में? इसके वैकृत कर्म क्या बताया गया? कुपित वायु से अनेक प्रकार के वायु रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे संधिशूल या जॉइंट में अपचन या इंडाइजेशन आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका है? पित्त व शिराओं के प्राकृत और वैकृत कर्म, ठीक है। तो प्राकृत देख लेते हैं। शुद्ध पित्त अपनी शिराओं में संचार करें तो अन्न में रुचि, जठराग्नि की प्रबलता, क्रांति और क्या है आपका? निरोगिता आदि गुण होते हैं, ठीक है। वैकृत कर्म क्या है? कुपित पित्त से अनेक प्रकार के पित्तजन्य रोग हो जाते हैं, जैसे अम्ल पित्त, एसिडिटी, कंटू या इचिंग आदि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कफ व शिराओं के प्राकृत कर्म, ठीक है, और वैकृत, ठीक है। प्राकृत क्या बताएगा? शुद्ध व कफ अपनी शिराओं में संचार करें तो अंगों में स्निग्धता, संधियों में स्थिरता, उत्साह, दृढ़ता आदि गुण उत्पन्न करता है, ठीक है। वैकृत कर्म देख लेते हैं। सो वैकृत कर्म क्या बताया गया है? वैकृत कर्म कुपित कफ के अनेक प्रकार के कफजन्य रोग हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अरुचि या एनोरेक्सिया, नींद अधिक आना, ठीक है। जो फोर्थ आपका है रक्त व शिराओं के प्राकृत तथा वैकृत कर्म क्या बताया गया है? शुद्ध रक्त शिराओं में संचार करे तो सब धातुओं की पूर्णता और सुंदर रूप आदि गुण होते हैं, ठीक है। वैकृत कर्म देख लेते हैं। कुपित हुआ रक्त अनेक प्रकार से रक्तजन्य रोग पैदा करता है, ठीक है, जैसे कि आपके हैं
रक्तपित या गाउट हो गया, रक्तचाप का बढ़ना या हाइपरटेंशन आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके प्राकृत और वैकृत क्रम, ठीक है, शिराओं पे। नेक्स्ट इसी में आपका टॉपिक है अवैध शिराएं, ठीक है। अवैध शिराएं मतलब वह शिराएं जिनका छेदन नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या बताया गया, शरीर में कुछ ऐसी शिराएं भी हैं जिनका वेदन या पंचर और कट होने से मृत्यु अथवा विकलता होती है, ठीक है। अधिकतर ये शिराएं मर्म स्थानों से संबंधित होती हैं, अतः वेदन करते समय इनका आवश्यक ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी में क्या है, अवैध शिराओं की संख्या कितनी होती है, ये बताया गया आपका 98 होती है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं षडंगों के अनुसार। तो शाखाओं में कितनी है, 16 है, मध्य शरीर में आपकी 32 है, ऊर्ध्व जठर में कितनी आपकी 50 है, कुल कितनी होगी आपकी 98, ठीक है। सो विद दिस हम लोग ने शिरा सारी देख लिया, ठीक है। अब इसके पार्ट 2 में आ जाते हैं जो कि आपका आ जाएगा धमनी शाली, ठीक है। सो एक छोटा सा टॉपिक है, आइए देख के कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, धमनी की व्याख्या, ठीक है। क्या बताया गया, दमनाथ दमनीय, ठीक है, अर्थात क्या है, जो दमन या स्पंदन गति का स्पर्श होता होना करती हुई इस रक्त को हृदय से सर्व शरीरगत ले जाती है, वह क्या धमनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हृदय से निकलने वाली शुद्ध रक्त वाहिनियों को धमनियां कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है, हृदय से जो भी आपकी आर्टरी जो भी आपकी ब्रांचेस निकल रहे हैं, ट्यूब्स टाइप निकल रहे हैं, ठीक है, वो क्या होती है आपकी धमनियां कहलाती है, ठीक है। मॉडर्न टर्म में देख लें, आर्टरी अ ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड, ठीक है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्टरी या आर्टरी में बोलेंगे धमनी, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्या है, स्वरूप क्या बताया गया, वायु से पूर्ण होती है, ठीक है। धमनी या स्पंदन युक्त होती है, हृदय से संबंधित होना, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं इसके उत्पत्ति स्थान। तो क्या बताया गया, नाभि से उत्पन्न होने वाली 24 धमनियां होती है, ठीक है। तो उत्पत्ति और स्थान संख्या भी बता गई है। तो धमनी कितनी होती है आपकी, 24 होती है, ठीक है। और कहाँ से उत्पन्न होती है आपकी, नाभि से उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, बताया गया नाभि, ठीक है। गर्भ की स्थिति में क्या होती है, नाभि अम्बिकस, ठीक है। जन्म के पश्चात क्या हो जाती है आपकी हृदय, ठीक है। संख्या देख लेते हैं, नाभि से उत्पन्न होने वाली कितनी होती है आपकी, 24 धमनियां होती है, ठीक है। फिर देख लेते हैं प्रकार या भेद, शाखाओं और प्रशाखाओं का वर्णन, ठीक है। तो क्या बताया गया, ऊर्ध्वगामी धमनियां, ठीक है, नाभि से ऊपर जाने वाली कितनी 10 है। अधोगामी धमनियां नाभि से नीचे जाने वाली कितनी है, भी 10 है। तिर्यकगामी धमनियां क्या, नाभि से तिर्यक जाने वाली जो कि आपकी 4 है। तो टोटल कितनी होगी आपकी 24 होगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं इसी में इसके कार्य क्या है। सो क्या बताया गया, सबसे पहले ऊर्ध्वगामी धमनियां, ठीक है, इनके कार्य क्या बताया गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध उच्छ्वास चंबाई छींक रोना हंसना आदि का अभिवहन करती हुई शरीर को धारण करती है, ठीक है। तो ये बताया गया। नेक्स्ट क्या आपका है, अधोगामी धमनियां, क्या बोला गया, वात मूत्र मल शुक्र आर्तव आदि का अधोगमन वहन करना, ठीक है। ये बताया गया आपका अधोगामी धमनी के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका तिर्यकगामी धमनियां, इनका कार्य क्या है, इनका शरीर में जाली की तरह जाल फैला हुआ होता है। इनके अंतिम सिरे लोमकूपों से संबंधित होते हैं जिनके द्वारा यह श्वेत का वहन करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, श्वेत का वहन करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक छोटा सा टॉपिक था जो कि धमनी शरीर था, ठीक है, वो भी समाप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका नेक्स्ट है जो कि आपका है स्रोतस शरीर, ठीक है। स्रोतस शरीर, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये देखते हैं, सबसे पहले इसकी व्याख्या क्या बताया गया, श्रवणात् श्रोतांसी, ठीक है। श्रवणात् श्रोतांसी अर्थात क्या है, शरीर के वे सभी भाग जहाँ श्रवण या गति क्रिया होती है वे क्या है, स्रोतस होते हैं। जिससे श्राव निकलता हो वही क्या होता है, स्रोतस होता है, ठीक है। अर्थात क्या बताया गया, स्रोत शब्द का अर्थ है एक मिट्टी के घड़े या मटके के उदाहरण से समझा जा सकता है, ठीक है। जिस प्रकार घड़े के अंदर से पानी सींच कर या रीस कर गूंज कर बाहर निकलता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में सेल्स के अंदर पदार्थों का श्रवण किया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार अंगुली या फिंगर के को सुई या निडल द्वारा चुभाने प्रिक से रक्त बाहर निकलता है, ऊज आउट होता है, क्योंकि रक्त असंख्य छोटे छोटे छिद्रों में बटा हुआ होता है, ठीक है, न कि एक नदी या नदी की तरह बहता है जैसे कि शिराओं के अंदर होता है, ठीक है। तो अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी है, तो आइए देख लेते हैं स्रोतस को। जो रिक्त रचना है, ठीक है, या सॉफ्ट और हॉलो स्ट्रक्चर शरीर में किसी वस्तु को देशांतर में पहुंचाने के लिए वहन करती है, वो क्या होती है, स्रोतस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, पुरुष के जितने भी मूर्तिमान या द्रव्यमान वाले भाव विशेष या वस्तु हैं उतने ही क्या है इस पुरुष में स्रोतस के प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं आचार्य सुश्रुत कहते हैं, आचार्य सुश्रुत के अनुसार सिरा और धमनी को छोड़कर किसी मूलभूत छिद्र से देह के भीतर फैली जो भी वहन करने वाली प्रणाली विशेष है उनको क्या कहते हैं हम लोग, स्रोतस कहते हैं, ठीक है। इसी में क्या बताया गया, आकाश महाभूत की प्रधानता वाले अर्थात अंदर से अवकाश युक्त उन दृश्य या अदृश्य शरीर अवयवों को क्या कहते हैं हम लोग, स्रोतस कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं स्रोतस के स्वरूप क्या बताया गया, जिस धातु के जो स्रोतस होते हैं वे उस धातु के समान वर्ण वाले, ठीक है, गोले मोटे, ठीक है, गोल मोटे सूक्ष्म और आकृति में लंबी तथा लता के समान होते हैं, ठीक है। अर्थात लताओं चारों तरफ फैलकर अपनी शाखा प्रशाखाओं से व्याप्त होती है, ठीक है। उसी प्रकार स्रोतस भी अपनी शाखा एवं प्रशाखाओं से सारे शरीर में व्याप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखा गया है, नेक्स्ट आपका स्रोतसों की उत्पत्ति एवं भौतिक संगठन क्या बताया गया, ये देखते हैं। स्रोतस की उत्पत्ति में आकाश महाभूत प्रमुख है, ठीक है, क्योंकि अवकाश युक्त होता है, ठीक है। सृष्टि की उत्पत्ति के कारणभूत होने वाले एकाधिक भौतिक सिद्धांत के अनुसार स्रोतस या विवेक, ठीक है, विभक्त अवयव पंचमहाभूतों से बने हैं, ठीक है, और उनकी उत्पत्ति के समय आकाश महाभूत की अधिकता होती है। इसलिए स्रोतस का संगठन पंच आकाश प्रमुख तथा अन्य पृथ्वी आप तेज वायु क्या है महाभूत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में क्या बताया गया, स्रोतस के पर्याय क्या क्या बोले गए, श्रोतांशी या चैनल ओपनिंग पैसेज, ठीक है, मॉडर्न टर्म में सीरा धमनी रसायन, ठीक है, रसवाहिन्य नाड़े पन्नाथ, ठीक है, मार्गा शरीर छिद्र दानी, ठीक है, और समृता समृता स्थानानी आशय, ठीक है, निकेत और शरीर धत्व कांक्षा लक्षण आया, ठीक है। सो अगर मॉडर्न को रिलेशन कर ले तो आपका चैनल हो गए, ओपनिंग हो गए, पैसेज हो गए, ठीक है, वेन्स हो गए, आर्टरी हो गए, लिम्फेटिक डक्ट हो गए, न्यूट्रिएंट वेसल्स और कैपिलरी ट्यूबुलर कॉर्ड कैनल और नर्व चैनल पैसेज ट्रैक पाथवे हो गए, ओपनिंग एपरेटस हो गए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एपरेटस और पैसेज ऑफ द बॉडी साइड स्पेस रिसॉर्ट, ठीक है, विजुअल एंड नॉन विजुअल एम्प्टी स्पेस इन द टिश्यू एंड द सेल्स, ठीक है। और क्या बताया गया, शरीर की धातुओं के अवकाशों में दिखाई पड़ने वाले अथवा नहीं दिखाई पड़ने वाले का नाम क्या है, स्रोतस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया, इनकी संख्या। तो आचार्य चरक के अनुसार स्रोतसों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है, ठीक है।
आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या स्रोतों की संख्या 11 × 2 जो कि होती है 22 होती है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार वही मूल, ठीक है, मुख्य स्रोतों की संख्या 9 पुरुषों में और 12 स्त्रियों में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या स्रोतों के भेद या प्रकार, ठीक है, शाखा और प्रशाखाओं का वर्णन, ठीक है। सबसे पहले क्या आचार्य चरक के अनुसार 13 भेद है, ठीक है। क्या क्या बताएंगे प्राण, उदक, अन्न, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरी, श्वेत, ठीक है। ये सारे क्या बताएंगे आपके आचार्य चरक द्वारा स्रोतों का वर्णन हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या आचार्य सुश्रुत के द्वारा क्या है 11 भेद है, प्रत्येक दो दो स्रोतस होते हैं, ठीक है। अतः 11 × 2 क्या हो गया आपके 22। इन्हें योग वायु स्रोतस भी कहते हैं। कौन कौन से प्राण, अन्न, उदक, रस, रक्त, मांस, मेद, मूत्र, पुरी, शुक्र, आर्तव, ठीक है, क्या सुश्रुत द्वारा वर्णित, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आपके हैं आचार्य वाग्भट के अनुसार क्या है 2 भेद होते हैं। कौन कौन से दृश्य, ठीक है, या बाह्य या अदृश्य या अभ्यंतर, ठीक है। अर्थात क्या बताया गया जो चर्म चक्षु या आई से देखे जाते हैं उन्हें बाह्य या वही मुख्य स्रोतस कहते हैं। पुरुषों कितने होते हैं 9 होते हैं, स्त्रियों कितने होते हैं 9 और 3 क्या होते हैं 12। अदृश्य क्या है जो चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देते, ये वीक्षण यंत्र या माइक्रोस्कोप से दिखने वाले या न दिखने वाले होते हैं, जिनका अस्तित्व कर्म द्वारा स्पष्ट होता है, उन्हें क्या कहते हैं अदृश्य अभ्यंतर स्रोत। अभ्यंतर स्रोत कितने 13 जो आचार्य चरक ने माने, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया आचार्य सुश्रुत के द्वारा वर्णित मुख्य स्रोत श्रवण, नयनम, वंदनम, ठीक है, वदनम, ग्रानम, गुदम, मेंड्रानी, नव श्रोतांसी, नारायणम, ठीक है, बहुमुखानी, अतः ये एतान्वे श्रियाणाम अपारणी च वहिनी द्वे स्तनयो पदस्ताद रक्तवनम वहम च, ठीक है। तो क्या बताया गया पुरुषों में बहुमुख स्रोत 9 होते हैं, कान, आंख, मुख, नसा, गुद, मेंढर, ठीक है। तो कान 2 हो गए, आंख 2 हो गए, मुख 1 हो गया, नसा 2 हो गए, गुद 1 हो गया और मेंढर 1 हो गया, टोटल कितने हो गए आपके 9 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या स्त्रियों में बहुमुख स्रोत क्या हो गया आपके 9 और 3, ठीक है 12, ठीक है, 2 स्तन, ठीक है, आर्तव, ठीक है, क्या हो गए रज्जुवल स्रोत, तो 9 पहले से थे, 2 आपके स्तन हो गए और 1 आर्तव, तो टोटल कितने हो गए आपके 12 हो गए, ठीक है। तो पुरुषों में 9 स्त्रियों में 12, ठीक है। तो ये टेबल है आपका, ठीक है, ये टेबल आप लोगों ने क्रिया शरीर में भी देखा होगा, ठीक है। सो देख लेते हैं क्या है प्राणवायु स्रोतस स्थान चरक के द्वारा और सुश्रुत के द्वारा। चरक ने क्या बताया हृदय और महाश्रोतस, सुश्रुत ने बताया हृदय और रसवाहिनी धमनियां, ठीक है, या प्राणवाहिनी धमनियां। सेकंड उदक स्रोतस तालु और क्लोम दोनों ने बताया। थर्ड क्या अन्न स्रोतस जो कि आमाशय और वामपार्श्व, ठीक है, सुश्रुत ने बताया आमाशय और अन्नवाहिनी धमनियां, ठीक है। फोर्थ आपका रस स्रोतस हृदय और दस धमनियां, सुश्रुत ने बताया हृदय और रसवाहिनी धमनियां। पांचवा रक्त स्रोतस चरक ने बताया यकृत और क्लिया, सुश्रुत ने बताया यकृत, क्लिया और रक्तवाहिनी धमनियां, ठीक है। छठा आपका मांस स्रोतस स्नायु और त्वक, आचार्य चरक ने बताया स्नायु, त्वक और रक्तवाहिनी धमनियां, आचार्य सुश्रुत ने बताया। सातवां आपका मेद स्रोतस वृक्क और वपावन या वसा, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने बताया वृक्क और कटी, ठीक है। आठवां आपका अस्थि व श्रोतस मेद और जंगम, आचार्य चरक ने बताया सुश्रुत ने कुछ नहीं बताया, ठीक है, इसको माना नहीं। नेक्स्ट आपका मज्जा व श्रोतस जिसको अस्थि और संधि है, ठीक है, ये आचार्य चरक ने और सुश्रुत ने भी इसको फिर नहीं माना, ठीक है। नेक्स्ट आपका 10वां शुक्र व श्रोतस वृक्षण और शेषया इंद्रिय, ठीक है, और इस आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया वृक्षणों और स्तनों। मूत्र व श्रोतस, ठीक है, बस्ती और वंक्षण, आचार्य चरक, बस्ती और मेद, आचार्य सुश्रुत। पुरुष व श्रोतस पक्वाशय और स्थूल गुद, आपके आचार्य चरक, पक्वाशय और गुद, आचार्य सुश्रुत। नेक्स्ट आपका श्वेत व मेद और लोमकूप, ठीक है, या रोमकूप, आचार्य चरक और सुश्रुत ने माना नहीं, ठीक है। 14 आपका चरक ने नहीं माना है और आचार्य सुश्रुत ने बोला गर्भाशय और आर्तवाही धमनियां, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके टोटल श्रोतसों की संख्या, ठीक है, और उनके स्थान दोनों आचार्यों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया आचार्य चरक और सुश्रुत का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। श्रोतस आचार्य चरक ने 13 प्रकार के श्रोतस माने जिनके मूल बताए, आर्तव व श्रोतस का मूल नहीं बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आचार्य सुश्रुत ने 11 प्रकार के श्रोतस माने, इन्होंने अस्थि, मज्जा और श्वेत को नहीं माना है और आर्तव श्रोतस अतिरिक्त माना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं श्रोतसों के सामान्य कार्य क्या बताया गया ये देख लेते हैं। श्रवणा श्रोतांसी के अनुसार श्रोतसों का कार्य श्रवण या गति करना है, ठीक है। सर्वे ही भावा पुरुषे नाने रेन श्रोतांसी विनीर वर्तने, ठीक है। शरीर के सभी भावों की उत्पत्ति श्रोतसों से द्वारा होती है। श्रोतस पर ही मान प्राप्त धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करते हैं, शरीर का भावों का पोषण करते हैं जिससे वे क्षीण नहीं होते। श्रोतस के प्रकृति स्थित रहने से शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है। मलों का वहन कर उन्हें शरीर से बाहर निकालते हैं। श्रोतस विषयों अर्थात संज्ञाओं के वेगों का वहन कर शरीर को अनुग्रहित करते हैं, ठीक है। आधुनिक दृष्टि से हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं ग्रहण करना या टू स्टोर, ठीक है, श्रवण करना टू सीक्रेट, शोषण करना या टू एब्सॉर्ब, वहन करना टू कैरी, निःसरण करना टू एलिमिनेट, पाचन करना टू डाइजेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसी देख लेते हैं श्रोतसों की दृष्टि के सामान्य हेतु, ठीक है। तो सारे श्रोतसों की दृष्टि से सामान्य हेतु क्या है जो आहार विहार दोषों के गुणों से के समान हो अर्थात उन्हें बढ़ाने वाला हो और धातु के विगुण अर्थात विरोध करने वाला हो, वे सभी आहार विहार श्रोतसों को दूषित करने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आपका है श्रोतसों की दृष्टि के सामान्य लक्षण क्या बताया गया है। धातु का अधिक निकलना या बिल्कुल रुक जाना, सिराओं में ग्रंथि का पड़ जाना, धातु का विमागमन हो जाना, ये सभी क्या है स्रोत दृष्टि के लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट किस्म क्या है शरीर के स्रोतसों के महत्व का वर्णन या स्रोतसों का महत्व, ठीक है, क्या बताया गया है। स्रोतसों का महत्व निम्न प्रकार है प्राकृतिक शरीर में या फिजियोलॉजी, विकृत शरीर में पैथोलॉजी, चिकित्सा में या मूल स्थान के अनुसार, औषध कार्य में स्रोतसों के अनुसार अर्थात सिस्टम के अनुसार, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं आइए। सबसे पहला क्या है प्राकृतिक शरीर। स्रोतसों शरीर में वाहिनियां या चैनल्स हैं, ठीक है। प्रत्येक धातु की प्राकृतिक क्षय वृद्धि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म जिसको होते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इन्हीं स्रोतसों द्वारा संपन्न होती है। यदि स्रोतसों में वहन कार्य सुचारू रूप से चलता है तो शरीर की प्राकृतिक वृद्धि में भाग लेने वाली रासायनिक एवं भौतिक क्रियाएं अच्छी तरह चलती है। अतः शरीर की प्रकृति या फिजियोलॉजी को समझने की में स्रोतसों का अत्यधिक महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या वैकृत शरीर में, ठीक है, क्या बोला गया
कोई भी विकृति स्रोतों की दृष्टि के बिना संभव नहीं है। इन स्रोतों में दोष, धातु एवं बलों का वहन रुक जाने से, अत्यधिक या अत्यधिक हो जाने से, अल्प हो जाने से, बीमार गमन से अथवा वाहिनी में ग्रंथि पड़ जाने से विकृति देखी जाती है। ठीक है। आधुनिकों के पैथोलॉजिकल चेंजेस जैसे डिजनरेशन, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी आदि इन स्रोतों द्वारा होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट किसी में देख लेते हैं, चिकित्सा में क्या बताया गया। प्रत्येक स्रोतों का मूल स्थान है जिसके द्वारा उनका नियंत्रण होता है। स्रोतों में होने वाले रोग अंत में अपने मूल स्थान को ग्रस्त करने लगते हैं। ठीक है। अतः चिकित्सा करने समय इसके मूल स्थानों का ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। फोर्थ क्या आपका है, औषध कार्य में। ठीक है। क्या बताया गया है, आधुनिक के शरीर में भिन्न भिन्न सिस्टम में बांटकर औषधियों का प्रभाव लिखा गया है। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी शरीर के स्रोतों में बांटकर औषधियों का प्रभाव या कार्य लिखा गया है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि स्रोत यदि अविकृत रहे तो दो धातु मल की पुष्टि सम्यक होती है और इनका साम्य बना रहता है। ठीक है। यदि विकृत हो जाए तो शरीर में भिन्न रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। सो विद दिस अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, तो आपके सबसे पहले जो पोस्ट एवं आशय शरीर कंप्लीट कर लिया गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग ने कला शरीर देखा है। ठीक है। उसके बाद आपके त्वचा शरीर देखा है। ठीक है। फिर इंद्रिय शरीर देख लिया। ठीक है। फिर आपके शिरा शरीर देखा है। ठीक है। फिर धमनी शरीर देख लिया और सेवंथ आपका देख लिया है श्रोत शरीर। ठीक है। तो